तो मैं थोड़ा मुख्तसर इंट्रोडक्शन करा देता हूँ आपको। जी। ये जो हमारे जो ये है 1 ईयर कोर्स है ये हमारा। और इसमें टारगेट ऑडियंस जो है ख़ास तौर से इफ्ता जो ख़त्म किए हैं मुफ्ती हजरात हैं वही हैं। और माशाल्लाह जामिया अकल कुआं के दो तलबा हैं। और बल्कि तीन हैं इस साल, एक ऑफलाइन में है, दो ऑफलाइन में है, एक ऑनलाइन में है। और इसी तरह से पूरे मतलब क्या कहते हैं हिंदुस्तान के उलमा मुफ्ती हजरात हैं। तो इसमें हमारा जो टारगेट है, ये जो कोर्स डिज़ाइन किए हैं ये भी हमारे बड़ों से पूछ के, खास तौर से मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने खुद उनके एक शागिर्द को दिया, मुफ्ती अशरफ कुरैशी करके, जो साउथ अफ्रीका के हैं। और हजरत के यहाँ पर वो साउथ अफ्रीकन सिटीजन हैं, इसके लिए वो वहाँ पर पढ़ाए भी हैं तकरीबन 6 साल दारुल में हजरत के पास। और सेंटर फॉर इस्लामिक इकनॉमिक्स जो हजरत का है उसके सीईओ भी रहे हैं 6 साल। तो अच्छा, माशाल्लाह, माशाल्लाह। हाँ, तो उन्हीं के मातहती में, उन्हीं की जेर निगरानी हमारा एक कोर्स है। तो इसमें हम लोग सिर्फ शरिया नहीं पढ़ाते। शरिया तो टारगेट है, मेन शरिया ही है। फॉर एग्जाम्पल फ़िक़्हुल बुयू है, तौसीक़ुद दुयून है, मायरे शरइया है। उसके अलावा हमने खुद चंद कोर्स डेवलप किया है, जैसे इस्लामी माशियात के नाम से पूरे हिंदुस्तान के जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसको रख करके हमने एक पूरा एक कोर्स डिजाइन किया है कि आजकल के प्रेजेंट मार्केट के लिए क्या क्या चीज़ें चल रही हैं उसके हिसाब से। और इसी तरह से हमने फ़िक़्हुल बुयू, तौसीक़ुद दुयून, ये सारी चीज़ों के साथ तमरीन के ऊपर फोकस किया है। खासतौर से जब फतवा पूछते ना मौलवी साहब से, तो जी। वहां पर बहुत परेशान हो जाते वो लोग। मतलब वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती या उसको मतलब समझते नहीं। इसलिए खास तौर से तकरीबन 120 तमरीन, 120 स्पेशली खालिस मामलात के सिलसिले ही में उसके ऊपर उनको ट्रेनिंग कराते हैं। और उसके साथ साथ हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम एकदम डीप में नहीं जा सकते इसलिए कि हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन इनको इतना तो अंडरस्टैंडिंग हो जाती फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट में असेट्स क्या है, लिएबिलिटीज क्या है। और ये खुद अगर आप ट्रायल बैलेंस देंगे तो मैनुअली बना कर देंगे। तो वहां तक लेकर आते हैं हम इन लोगों को। हमारा टारगेट क्या है, जैसे आप लोग कंप्यूटराइज्ड मोबाइल बेस्ड जैसे शरिया स्क्रीनिंग करते, ये मैनुअल शरिया स्क्रीनिंग की इनके अंदर कैपेबिलिटी हो करके। तो हम इसी के लिए शशमाही के बाद हमारा जो हाफ ईयरली एग्जाम है, उसके बाद कॉर्पोरेट अकाउंटिंग मुस्तकिल एक चैप्टर है हमारा। तो उसमें मतलब क्या कहते हैं शेयर्स के कैसे ये करेंगे, उसकी अकाउंटिंग वगैरह क्या है, उसमें बहुत डीप से जाएंगे। अभी तो इनका सिर्फ क्या कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग खत्म हुआ है। और इसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के नाम से मुस्तकिल, जैसे बीबीए का कोर्स है ना, बीकॉम का कोर्स है ना, उस तरह का समझिए, लेकिन उर्दू में उलमा के लिहाज से कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर कितने तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं, टेक्निकली उसके कैसे डेवलप करेंगे, उसका कोर्स है किसके अंडर में आते हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल तफसील से आती हैं। और इसी तरह इंशाल्लाह शशमाही के बाद, हाफिली के बाद बिजनेस लॉ है और शरिया ऑडिट है। और इसी तरह से शरिया ऑडिट के साथ साथ खास तौर से आजकल के जो प्रेजेंट जो शरिया कंप्लाइंट कंपनीज हैं उनका एक ओवर थ्रू देते हैं हम लोग कि मतलब किस तरह से है क्या है करके। तो आपको एक सिर्फ बैकग्राउंड सुना दिया हूं मैं, अब आप इसको कंटिन्यू करें। हाँ ठीक है, अभी आप शुरू हो जाए। बिस्मिल्लाह। जी, इंशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। अच्छी बात। बस मैं अपनी स्लाइड ओपन कर दूं। ओके। तो मेरी स्क्रीन आई थिंक विजिबल होगी। जी जी, दिख रहे हैं। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं हम। जो शरिया बेस्ड स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है उसके ताल्लुक से हम आज इसके मीटिंग में डिस्कशन करेंगे। तो इस्लामी उसूलों के मुताबिक स्टॉक की जांच। तो इसमें हम ये अपना कंटेंट है जिसमें हम हमारे बारे में इंशाल्लाह बता देंगे। और डिस्क्लेमर है हमारा जो क्राइटेरिया। जैसा कि आप लोग अगर नहीं जानते होंगे तो मैं इस्लामिक स्टॉक टीम से ताल्लुक रखता हूँ और को फाउंडर है इस्लामिक स्टॉक का। मैं इंशाल्लाह इसके बारे में भी आगे बताता हूँ। और जो टर्म्स है जैसा मुफ्ती साहब ने भी बताया था कि खास तौर से टर्म्स के ताल्लुक से उलमाओं में तो ये जो अरबी में सॉरी इंग्लिश में जो टर्म्स होते हैं उसका उर्दू में क्या बोला जाता है, जो खास तौर से जो वो टर्म्स जो हम लोग कैलकुलेशन में कंसीडर करते हैं यानी लेते हैं, उसके ताल्लुक से डिस्कस करेंगे। और रिपोर्ट्स के ताल्लुक से डिस्कस करेंगे कितने टाइप की रिपोर्ट्स होती है और क्यों हम लोग एनुअल रिपोर्ट्स लेते हैं। और लास्ट में इंशाल्लाह अगर कोई सवाल रहेगा तो सवाल और जवाब इंशाल्लाह कर लेंगे। तो सबसे पहले इस्लामिक स्टॉक के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो मकसद है वो उम्मत मुस्लिमा को हलाल सरमाएकारी में रहनुमाई देने का मकसद है हमारा। अब आप इसको देख सकते हैं जैसा कि लिखा है यहाँ पे कि हम कंपनी की जांच जो करते हैं वो उन उसूलों के मुताबिक करते हैं जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने अपनी किताब में भी बयान किया और फतवा में भी दिखाया है।
और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने जो रूल्स है उसको दारुल उलूम देवबंद में भी शेयर किया था, और वहाँ से भी हमें तायीद हासिल हुई। और हमारी टीम जो है सालाना रिपोर्ट्स को देखती है, और सालाना रिपोर्ट्स को देखकर कंपनी का जो फाइनेंशियल रेशियोज जिसको बोला जाता है, जो जैसे उसके पास गैर सूदी आमदनी अगर आ रही है, या फिर गैर शरिया सरमायाकारी है अगर उसके पास, तो ये सारी चीजें एनुअल रिपोर्ट में देख के हमारी टीम उसको कैलकुलेट करके एप्लीकेशन में दिखाती है। एक डिस्क्लेमर के तौर पे बस एक आपके सामने एक स्क्रीन है। ये सेशन सिर्फ एक तारुफी खाका है। शरीयत के मुताबिक स्टॉक स्क्रीनिंग का अमल इससे कहीं ज्यादा तफसीली और जामे है। इस्लामिक स्टॉक किसी भी किस्म का सरमायाकारी मशवरा नहीं देता है, और हमारा मकसद सिर्फ यह रहनुमाई फराहम करना है कि आपके सरमायाकारी इस्लामी असूलों के मुताबिक हो। सरमायाकारी का हर फैसला आपकी अपनी जिम्मेदारी है। असल में मामला आप सभी जानते होंगे कि सेबी के भी रूल्स रहते हैं, तो इसीलिए ये सारे डिस्क्लेमर्स हमें ऐड करना जरूरी है। तो हम चलते हैं अपने जो रूल्स है, जो इस्लामिक स्टॉक एप्लीकेशन में आपने देखा होगा, अगर आपने एप्लीकेशन यूज किया होगा तो उसमें हमारे 6 रूल्स दिखते हैं। ये 6 रूल्स में जो इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट होगा बिजनेस स्क्रीनिंग का, और एक पार्ट होता है फाइनेंशियल स्क्रीनिंग का। तो बिजनेस इमरान स्क्रीनिंग साहब, यानी, जी जी। एक मिनट सिर्फ, वो कोई एक बंदा आया है अंदर, आप थोड़ा, क्योंकि आप होस्ट है ना, आप उसको थोड़ा अंदर आने के लिए अलो कर दें तो। अ, आपकी स्क्रीन में आया है कोई? जी जी जी, आया है हाँ हाँ, मोबाइल में। थोड़ा अलो कर कर दें। दी, कर दिया, कर ठीक है, दिया, ठीक है, पूरा वो कर भी हमारा पार्टिसिपेंट है ऑनलाइन में। वो थोड़ा लेट लतीफ है, उसके लिए थोड़ा सा। दिया जी। अच्छी बात, चलिए। तो जैसा मैंने बताया कि 2 पार्ट में हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे यहाँ पे। एक होता है बिजनेस स्क्रीनिंग और एक होता है फाइनेंशियल स्क्रीनिंग। तो बिजनेस स्क्रीनिंग में जो पार्ट है ये कंपनी के कारोबार से रिलेटेड होता है, यानी उससे ताल्लुक रखता है। कंपनी का असल कारोबार, जो बुनियादी कारोबार है वो क्या है, और उसे देखना इम्पोर्टेंट है। इसमें मिसाल के तौर पे मैं बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है जो कपड़े बनाने के बिजनेस में, टेक्सटाइल में, या फिर कोई कंपनी है जो मेटल में है, जैसे लोहा या फिर स्टील वगैरह की कंपनी है। तो ये कंपनी का बुनियादी कारोबार जो है ये जायज है। तो ये इस रूल में, यानी जो पहला रूल रहेगा उसमें ये पास हो जाएगा। इसके बाद बाकी के जो रूल्स होते हैं उसके कैलकुलेशन की जाएगी, जो फाइनेंशियल स्क्रीनिंग में आ जाएगा। लेकिन अगर कंपनी का बुनियादी कारोबार ही जायज नहीं है, मतलब कोई कंपनी शराब की कंपनी हो, या फिर कोई कंपनी इंश्योरेंस बैंक वगैरह की कंपनी हो, अगर ये कंपनी जो है, क्योंकि इनका बिजनेस ही नाजायज है, तो ये कंपनी इस रूल में ही फेल हो जाएगी, और इसके आगे की कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। अब जब हम इसके बाद जो दूसरे, जब बिजनेस स्क्रीनिंग हो गया है, बिजनेस स्क्रीनिंग होने के बाद जब हम दूसरे रूल्स में जाएंगे, तो उसमें जो फाइनेंशियल स्क्रीनिंग के ताल्लुक से बताया मैंने, उसमें एक रूल ये आएगा कि गैर शरई आमदनी कंपनी के पास कितनी है। तो गैर शरई आमदनी में सूदी आमदनी भी हो जाएगी, या फिर कंपनी के कुछ ऐसे जगह सरमायाकारी जो गलत जगह हो, तो वहां से आने वाली आमदनी भी गैर शरई मानी जाएगी। तो हम यहाँ पे मिसाल के तौर पर लेके चलते हैं कि किसी कंपनी को इंटरेस्ट आ रहा है बैंक में पैसे रखने से, तो ये उसके इनकम में आता है, इंटरेस्ट इनकम, जो सूद होता है। तो ये सूदी रकम को हम लोग इस रूल में कैलकुलेट करेंगे, और इसकी जो इसका जो रेशियो है, इसका जो परसेंटेज है, वो 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये कोई कंपनी 5% से ज्यादा गैर शरई आमदनी हासिल कर रही है, तो वो उस रूल में फेल हो जाएगा। इसके बाद आता है सूदी कर्ज। कंपनी जो कर्ज लेती है, इसमें 2 टाइप के कर्ज होते हैं। एक कर्ज वो होता है जो सूदी होता है, और एक कर्ज वो होता है जो गैर सूदी होता है, यानी आम किसी डायरेक्टर से लिया हुआ कर्ज, या फिर किसी रिलेटेड पार्टी जो कंपनी में रहते हैं उनसे लिया हुआ कर्ज। ये कर्ज अक्सर तौर पर बिना सूद के होते हैं। लेकिन जो बैंक से लेते हैं कंपनी, वो सूदी कर्ज होता है। तो इस चीज का भी कैलकुलेशन किया जाता है, और इसको भी कैलकुलेट करने का एक परसेंटेज है, और वो 33% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है इनलिक्विड एसेट्स, और ये मुंजमद असासे, जैसा उर्दू में लिखा हुआ मुंजमद असासे, ये वो असासे होते हैं, ये वो एसेट्स होते हैं जो कंपनी के फिक्स्ड होते हैं, यानी
जैसे कंपनी के पास कोई मशीन है, जैसे टेक्सटाइल वाली कंपनी की मैंने मिसाल दिया लिया जो, तो टेक्सटाइल वाली कंपनी के पास कारखाने हैं, तो ये कारखाना इसके मुंजमद असासे में आ जाएगा। इसके बाद आते हैं नेट लिक्विड एसेट्स। ये सियाल असासे जिसका मानिए, ये रूल जो है, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन एक टर्म होती है जो मार्केट वैल्यू कंपनी की होती है, उससे कंपेयर किया जाता है। तो ये वैल्यू जो है, ये नेट लिक्विड एसेट जिसे कह रहे हैं, ये मार्केट कैप से, यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो, यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब ये कि आज के दौर में कंपनी, आज के दिन में कंपनी की वैल्यू क्या है, तो उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और लास्ट में एक रूल जो है वो गैर शरई सरमायाकारी, यानी कंपनी की ऐसी जगह सरमायाकारी या इन्वेस्टमेंट, ऐसी जगह कंपनी का जो शरिया के नजर में जायज नहीं हो। तो इन सब चीजों को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अभी हम जानेंगे कि कितने टाइप्स की रिपोर्ट अवेलेबल होती है जिससे वैल्यूज दिखाई देती है, आमतौर से जो वैल्यूज दिखाई देती है। तो तीन टाइप्स की रिपोर्ट होती है जो हर एक कंपनी अपनी जनरेट करती है और सबमिट भी करती है, जिसमें से एक होती है क्वार्टरली रिपोर्ट। ये कंपनी हर 3 महीने में अपनी सबमिट करती है सेबी को, या फिर जो स्टॉक एक्सचेंज है उनको, हर 3 महीने में उनको सबमिट करना जरूरी है। और इसके बाद होती है हाफ ईयरली रिपोर्ट, जो 6 महीने का कंपनी का परफॉर्मेंस है उसे दिखाता है। और इसके बाद एक होती है एनुअल रिपोर्ट, और ये एनुअल रिपोर्ट की जो होती है, ये एक डिटेल व्यू दिखाती है कंपनी की। इसमें काफी सारे नोट्स होते हैं जिसको कंपनी डिस्क्राइब करती है। और जब स्क्रीनिंग करी जाती है, जो शरिया स्क्रीनिंग है, उसमें ये काफी मतलब हेल्पफुल है ये हमारे लिए। अब अब हम लोग क्वार्टरली रिपोर्ट को भी देखेंगे एक बार, और एक बार एक हाफ ईयरली रिपोर्ट को भी इंशाल्लाह देखेंगे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ दूसरी, जिसमें हम लोग दोनों टाइप की रिपोर्ट शेयर चेक कर लेंगे। ओके, तो ये एक कंपनी है वर्धमान पॉलिटेक्स करके आई थिंक। तो इस कंपनी की ये जो रिपोर्ट है, ये जून 2024 की रिपोर्ट है। ठीक है। अब ये कंपनी ने अपनी जून की ये रिपोर्ट जो सबमिट करी है एक्सचेंज को, उसकी डेट यहाँ पे मौजूद है। ये डेट को सबमिट करी है। अब हम इस रिपोर्ट को देखेंगे, 5 पेज की रिपोर्ट है कभी बस। इस रिपोर्ट को, क्वार्टरली रिपोर्ट है चूंकि ये, इसको हम नीचे जाके देखेंगे तो ये कंपनी ने अपना सिर्फ फाइनेंशियल डेटा यहाँ पे शेयर किया है, जिसमें कंपनी रेवेन्यू जो आ रहा है उसका ऑपरेशन, ऑपरेटिव बिजनेस से, यानी जिससे जो उसका असल बिजनेस है, जो रेवेन्यू यानी जो आमदनी आ रही है उसको दिखाया है। और कंपनी का जो दीगर जो कहेंगे जो दूसरे कुछ इनकम है उसको दिखाया है। अब ये रिपोर्ट में क्वार्टर एंडेड करके भी मेंशन किया है, दिखाया गया है। और जून की रिपोर्ट है ये, जिसे हम देख रहे हैं करंटली हाल में। ये ऑडिटेड रिपोर्ट जो है, जो मार्च की दिखा रहा है, ये 2024 की है। इसी तरीके से जून की अनऑडिटेड रिपोर्ट है जो पिछले साल की है, 2023 की। और ये जो साल गुजर गया है 2024 में, उसकी ऑडिटेड रिपोर्ट है, जो कि एनुअल वैल्यू भी होती है। तो हम इसमें देखेंगे कि इस कंपनी ने सिर्फ अपनी आमदनी दिखाई है यहाँ पर, और नीचे आके देखेंगे तो नोट्स दिया है कुछ, बट वो नोट्स में कुछ ऐसी चीजें नहीं है जिससे हम स्क्रीनिंग आसानी से कर ले, क्योंकि सिर्फ आमदनी तो कंपनी ने दे दिया है, लेकिन इस आमदनी से हम मुकम्मल स्क्रीनिंग जो आमदनी वाले पार्ट की है वो तो नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें गैर शरई आमदनी कितनी है वो कैलकुलेट करना पॉसिबल ही नहीं। अब हम दूसरी रिपोर्ट देखेंगे जो कि हाफ ईयर में जनरेट होती है। ये रिपोर्ट जो है, ये कंपनी की सितंबर की रिपोर्ट है, जो कंपनी ने नवंबर में एक्सचेंज में सबमिट करी थी। इस रिपोर्ट में भी हम देखेंगे तो यहाँ पे नीचे आएंगे, और ये रिपोर्ट तकरीबन 11 पेज की है। और नीचे हम आएंगे, जो हमको कैलकुलेशन के लिए लगता है वैल्यूज, उसको हम अगर ढूंढेंगे यहाँ पे तो वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। और ये इसको मैं सीधा कर दूंगा इंशाल्लाह, रुकिए। यहाँ पे जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे कंपनी के जो एसेट्स है और जो लाइबिलिटीज है, उसके ताल्लुक से यहाँ पे
डिस्क्राइब किया हुआ है, यानी बताया हुआ है। लेकिन इसके अलावा कंपनी ने कोई डिटेल्स नहीं दी है। अब होता क्या है कि कंपनी ने ये वैल्यू तो दिखा दी, इसमें आपको बोरोइंग्स एक टर्म दिख रहा होगा, जो बोरोइंग्स कहते हैं कर्जे को। लेकिन ये कर्जा सूदी है या गैर सूदी है, ये पता करना पॉसिबल नहीं है इस रिपोर्ट से। इसी तरीके से कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट रहेगा, जो गैर शरई हम लोग बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट तो शरण भी, मतलब शरण जायज भी हो सकता है और नाजायज भी हो सकता है। अगर किसी कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट कोई जैसे हम लोग टेक्सटाइल की कंपनी की मिसाल ले लेते फिर से, अगर उस कंपनी ने कोई स्टील की कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो स्टील की कंपनी का बिजनेस तो जायज है, नाजायज तो नहीं है। तो वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज, मतलब उस कंपनी ने किस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, उसकी डिटेल्स इस रिपोर्ट में मौजूद नहीं है। इसीलिए इस रिपोर्ट से भी कैलकुलेशन करना, जो स्क्रीनिंग करना पॉसिबल नहीं हो पाता। अब हम ये ऊपर जो मैंने छोड़ दिया था पार्ट, इसको भी मैं दिखा देता हूँ, और इसको मैं सीधा कर देता हूँ देखने के लिए। तो इसमें रेवेन्यू का पार्ट है, जूम कर देता, हो सकता है अगर आप लोगों को ना दिख रहा हो तो। ये रेवेन्यू के पार्ट में कंपनी ने अपनी जो उस क्वार्टर में, यानी जून से लेकर सितंबर तक जो उसको आमदनी हासिल हुई है, उसके बारे में यहाँ पे दे दिया है। इसी तरीके से उसने कंपनी ने यहाँ पे जो दूसरे पिछले क्वार्टर की जो वैल्यूज थी उसे यहाँ शेयर किया है। हम जो पिछले रिपोर्ट में देखे भी थे, ये 6,403, इतना इस क्वार्टर में, जून के क्वार्टर में वही वैल्यू यहाँ पे भी दिखा है। तो इस कंपनी ने इसी तरीके से पिछले साल सितंबर में कितना उसको अर्न हुआ था, इसको दिखाया है। इसके बाद यहाँ पे हाफ ईयरली रिपोर्ट दिखाई, यानी जो मार्च से लेके सितंबर तक के इस कंपनी को आमदनी हुई है, उसका टोटल यहाँ पे दिखा दिया है। इसी तरीके से पिछले साल जो उनको आमदनी हुई थी उससे कंपेयर किया, और फिर लास्ट कॉलम में मार्च 2024 की डिटेल वाली जो आती है एनुअल रिपोर्ट के पहले से, उसकी वैल्यू देगी। लेकिन चूंकि हम इसमें से भी स्क्रीनिंग जो हमें करना है उसे नहीं कर सकते, इसीलिए हम अब दूसरी रिपोर्ट पे जाएंगे, और इंशाल्लाह उसे मैं शेयर करता हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को दूसरी स्लाइड लेके चलता हूँ। एक मिनट दीजिए। हम्म, तो हमने तीन टाइप की, अभी तो फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पे हमने दो टाइप की रिपोर्ट देख ली, और तीसरी रिपोर्ट भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो जो दो रिपोर्ट देखी, एक क्वार्टरली और एक हाफ ईयरली रिपोर्ट, ठीक। अब हम अपने अगली स्लाइड में जाते हैं। तो यहाँ पे हमने जो जो वैल्यूज हम लोग लेते हैं कैलकुलेशन के दौरान, जो आमतौर से वैल्यूज ली जाती है, उसके ताल्लुक से हमने यहाँ पे एक उसका उर्दू तर्जुमा कर दिया है। जैसे जो वैल्यू हम लेते हैं टोटल एसेट्स, तो टोटल एसेट्स को कहा जाता है कुल असासे। उसके बाद आता है नॉन करंट एसेट्स, इसको कहा जाता है ऐसे असासे जो कंपनी एक साल से ज्यादा अरसे तक इस्तेमाल करे और नकद में फौरन तब्दील ना हो। जैसा कि मैंने बताया था, अगर टेक्सटाइल कंपनी है तो उसके पास जो कारखाना है, जो मशीनरी लगी है, वो उसके नॉन करंट एसेट्स में आ जाएगा, वो एक टाइप ऑफ फिक्स एसेट्स है। उसके बाद आता है करंट एसेट्स, ऐसे असासे जो 12 माह के अंदर नकद में तब्दील हो सकते हैं या इस्तेमाल हो गए, जैसे कैश है या बैंक बैलेंस है, उसे करंट एसेट्स में लिया जाता है। इसके बाद आता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये नॉन करंट एसेट्स का ही पार्ट है, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसे कहा जाएगा जायदाद या प्लांट जो कंपनी का, जैसे अगर वेयर हाउस है या कारखाना है जैसे कह ले, तो वो उसके प्लांट में आता है। और इक्विपमेंट आलात, यानी जो इस्तेमाल करने वाली चीजें, जैसे मशीन हो गई, मोटर हो गया कंपनी का कोई, तो ये इस्तेमाल करने वाली चीजें कंपनी के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आ जाता है। और ये पार्ट जो है, ये नॉन करेंट एसेट्स का पार्ट है, यानी ऐसे एहसास है जो 12 महीने में, जो एक साल में, एक साल से ज्यादा अरसे तक इस्तेमाल करे और नकद में फौरन तब्दील ना हो। इसके बाद जो कैलकुलेशन में एक टर्म आती है इनटेंजिबल एसेट्स, ये होते हैं गैर महसूस असासे। ये
इस टाइप के एसेट्स है जो कंपनी के गैर महसूस है, यानी जैसे कंपनी का गुडविल होता है, जो कंपनी हासिल करती है अपना क्या बोलेंगे, जैसे ब्रांड कंपनी का गुडविल में यही पार्ट आ गया कि ब्रांड कंपनी का जो शोहरत या कस्टमर ताल्लुकात की वजह से कंपनी के इजाफी कदर, यानी जो कंपनी को मिल चुकी है, एक गुडविल मिलती है, जैसे कोई बड़ी कंपनी है जैसे टाटा स्टील है मिसाल के तौर पर, तो उसके पास एक गुडविल है उसके नाम पे, उसका ब्रांड वैल्यू है। तो ये कंपनी का ये भी एक पार्ट कैलकुलेशन में आता है, और ये गुडविल जो है ये भी इंटेंजिबल एसेट्स का ही पार्ट है। ओके। इसके बाद आएगा इन्वेस्टमेंट, जिसे हम कहते हैं सरमायाकारी। इसके बाद जो टर्म है इन्वेंटरीज, यानी जखायर, कंपनी के खाम माल जो होंगे। और इसके बाद जो ट्रेड रिसीवेबल्स, जो तिजारती, जो कंपनी तिजारत कर रही है उससे वसूलियां। इसके बाद है जो टर्म कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जो नकद है या नकद से ताल्लुक रखने वाली, जैसे मैंने मिसाल दिया बैंक बैलेंस अगर कंपनी के पास है तो वो भी कैश इक्विवेलेंट में आ जाता है। लास्ट, सेकंड लास्ट जो लाइन है वो बैंक बैलेंस ही है। और लास्ट में अदर करेंट एसेट्स, जो बेगर असासे और लेकिन करंट है, जो एक साल में इस्तेमाल या वसूल हो। ये पार्ट जो है, ये जो स्लाइड आपको दिख रही है सामने, ये पार्ट एसेट्स के पार्ट है। कंपनी के बैलेंस शीट में एक पार्ट होता है एसेट्स का और एक पार्ट होता है लाइबिलिटीज का। तो ये पार्ट जो अभी हमने जो दिखाया है यहाँ पे, ये एसेट्स का पार्ट है। इसके बाद जो है ये पार्ट लाइबिलिटी का पार्ट है। अब इसमें हम देखेंगे टोटल लाइबिलिटीज, यानी कुल जिम्मेदारियां कंपनी के ऊपर। इसके बाद जो टर्म आता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज, जो ऐसी लीज की जिम्मेदारी जो 12 माह से ज्यादा अरसे बाद अदा की जानी हो, ये नॉन करंट लाइबिलिटीज होती है। फिर करंट लाइबिलिटीज में जो 12 माह के अंदर अदा की जाए, ये करंट लाइबिलिटीज के साथ में। अब जो बोरोइंग है, बोरोइंग यानी कर्जा, अब ये सूदी है गैर सूदी, हम लोग आगे मिसाल में देख लेंगे, एग्जाम्पल जो हम लोग देखेंगे किसी कंपनी का कैलकुलेट करके, उस टाइम पे हम लोग इंशाल्लाह उसे देखेंगे। इसी तरीके से अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज है, जो बेगर माली जिम्मेदारियां जिसे कहा जाएगा। इसके बाद है जो टर्म अदर करंट लाइबिलिटीज, तो इसमें वह तमाम मौजूदा जिम्मेदारियां जो अगले 12 महीने तक के अंदर अदा होनी हो, और जो किसी अलग मखसूस कैटेगरी में शामिल ना हो, जो किसी दूसरे कैटेगरी में शामिल नहीं हो, ये उस पार्ट में आ जाए। तो हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो ये सारे टर्म्स वहां पे आते हैं बैलेंस शीट में, और इसे हमें समझना जरूरी है, मतलब ये होते क्या है, इसीलिए हमने इसको ट्रांसलेट करके यहाँ पे स्लाइड में दिखा। लास्ट वाला जो अ, ये स्लाइड है आपके सामने, इसमें रेवेन्यू से रिलेटेड, यानी कंपनी की आमदनी से रिलेटेड। तो इंग्लिश में वो टर्म आएगा रेवेन्यू, या फिर सेल्स आएगा, या फिर इनकम भी आ सकता है। तो उसका मतलब यही है कि कंपनी की जो आमदनी है वो वहां पे उसमें दिखाया है। और लास्ट जो आती है वो अदर इनकम आती है, जो बेगर आमदनी, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले एक स्लाइड में उसमें पीडीएफ में देखा। अब चलते हैं कि हम एनुअल रिपोर्ट को ही क्यों कंसिडर करते हैं। तो एनुअल रिपोर्ट कंसिडर करने के, जो शुरू में मैंने आप लोगों को दो रिपोर्ट दिखाई थी, तो उस रिपोर्ट से हम लोग शरिया स्क्रीनिंग जो है वो नहीं कर सकते। शरिया स्क्रीनिंग जो होती है, क्योंकि शरिया स्क्रीनिंग का पार्ट जो है इसमें हमें, ये सिर्फ स्क्रीनिंग का पार्ट नहीं है, क्योंकि आप काफी हो सकता है आपके नजरों के सामने से काफी ऐसे स्क्रीनर गुजरे हों जो फंडामेंटल स्क्रीनिंग करते हैं, जैसे स्क्रीनर डॉट इन करके वेबसाइट है। तो आप उसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पे कोई कंपनी का नाम डालेंगे तो वहां पे आपको कितना कंपनी के ऊपर कर्जा है ये दिख जाएगा। कंपनी का इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट भी दिख जाएगा, कंपनी की आमदनी दिख जाएगी, लेकिन कंपनी की गैर शरई आमदनी वो नहीं बता सकता है। इसी तरीके से कंपनी के ऊपर सूदी कर्जा कितना है वो स्क्रीनर नहीं दिखाएगा। तो यहीं पे आता है पार्ट इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर का, यानी जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को, यानी इस्लामिक रूल्स जो है उसको देख के मद्देनजर रखते हुए हम स्क्रीनिंग करें। तो स्क्रीनिंग जब करने हम जाते हैं तो हमने जैसा अभी शुरू में दो रिपोर्ट्स चेक करी थी, तो वो दो रिपोर्ट में ये सारी वैल्यूज जब हमको ढूंढनी होती है कि कंपनी के पास जो कर्जा है वो सूदी है या गैर सूदी है, या फिर इन्वेस्टमेंट जो है कंपनी की, यानी किसी जगह सरमायाकारी है, ये सही जगह है या गलत जगह है, चरण जायज जगह है या फिर नाजायज जगह, इसे हमें देखने के लिए हमें नोट्स की जरूरत पड़ती है। और ये नोट्स एनुअल रिपोर्ट में ही मौजूद होती है, जिसे हम डिटेल्ड रिपोर्ट भी कहते हैं। तो ये सबसे रिलायबल सोर्स होता है, यानी इसमें हम लोग को वो सारी चीजें मिल जाती हैं जो हमें स्क्रीनिंग के लिए जरूरत पड़ती है। और दूसरी बात, ये ऑडिटेड रिपोर्ट होती है, यानी जो ऑडिटर होता है कंपनी का जो भी होता है
तो ये सीए की फर्म हो सकती है, तो उनके जरिए से वो ऑडिट होके ही बनाई जाती है, शाये करी जाती है। इस रिपोर्ट में सारे फाइनेंशियल डेटा अवेलेबल होते हैं और पूरे साल की रिपोर्ट होती है वो। इसके अलावा इसमें डिटेल नोट्स होती है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया। और जो हिडन इनकम सोर्स होती है कंपनी को, जैसे सामने से तो हमको दिख गया कि कंपनी को रेवेन्यू कितना आएगा, लेकिन इसके अलावा कुछ और डिटेल्स में अगर देखना हो कंपनी की इनकम, तो वो वहाँ पे मौजूद होती है, वो हर एक नोट में आपको दिख जाएगी। उसके बाद बिजनेस एक्टिविटी भी वहाँ पे आपको मिल जाती है कि कंपनी का जो असल बिजनेस है वो क्या है, या प्राइमरी बिजनेस या फिर कोर बिजनेस बोल लो, तो कंपनी का क्या है, बुनियादी कारोबार जिसे कहा जाएगा। इसके अलावा एक्यूरेसी इसमें ज्यादा होती है, और यही रिपोर्ट सेबी में भी सबमिट करी जाती है और एक्सचेंज को तो सबमिट करी जाती है। ठीक है, अब हम चलेंगे स्क्रीनिंग को एग्जाम्पल के तौर पे दिखाते हैं इंशाल्लाह। अभी हमने दो रिपोर्ट जैसा देख लिया था थोड़ी देर पहले, और इस रिपोर्ट से हमने कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे अगर, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अब हम जो डिटेल रिपोर्ट जिसको मैंने कहा एनुअल रिपोर्ट, उसके तरफ चलते हैं और इंशाल्लाह वहां से कैलकुलेशन करके बताएंगे। तो ये कंपनी की डिटेल रिपोर्ट है जो तकरीबन 105 पेजेस की है। और यहाँ पे हम लोग इस कंपनी की स्क्रीनिंग करेंगे। और ये जो पेज है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो यहाँ पे ही हम लोग लाके इसको वैल्यूज को डालेंगे ताकि हमारे लिए समझने में आसान है। तो अभी ये जो कंपनी है इसका नाम है वर्धमान पॉलिटेक्स लिमिटेड। तो ये स्क्रीनर करके एक वेबसाइट है। आप लोगों को जरूरी नहीं कि इस वेबसाइट पे ही जाके देखें, और मैं थोड़ी देर पहले अभी आप लोगों को मिसाल भी दिया था बिल्कुल कि साहब। जी जी हाँ, ये एक साथ ही आ रहे हैं जुनेद करके पलमदीर के, जी। एक मौलाना, बड़े मौलाना हैं, वो भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं। अभी ज्वाइन करे तो उनको सिर्फ अंडर ले लें। ठीक है इंशाल्लाह, स्क्रीन के सामने है मेरे पास, दिख जाएगा तो मैं कर दूँ। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने जैसा जिक्र किया था कि स्क्रीनर.इन करके एक वेबसाइट है जहाँ पे फंडामेंटल स्क्रीनिंग कंपनी की होती है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे वर्धमान का ही हम देख लो, तो हम जब नीचे जाएंगे तो इस कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट्स की वैल्यूज यहाँ पे दिखाई हुई है। जो सेल्स कंपनी ने किया वो दिखाया है, एक्सपेंस दिखाया है, वगैरह वगैरह काफी डिटेल्स यहाँ पे दे देता है कंपनी, जो स्क्रीनर है। और इसी तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट भी है, ये सालाना रिपोर्ट पे बेस पे होती है। इसके बाद नीचे हम देखेंगे तो यहाँ पे बैलेंस शीट का पार्ट भी रहता है, जहाँ पे बोरोइंग्स भी होती है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ये सारी बोरोइंग्स यहाँ पे दिख गई। तो ये बोरोइंग्स जो होती है, ये सिर्फ बोरोइंग्स, यानी सिर्फ जो कर्जा लिया है कंपनी ने उसको दिखाती है। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें हम लोग सूदी कर्जा समझ सके। ये कुल यानी टोटल कर्जे को लेती है कंपनी, जो स्क्रीनर दिखा रही है। तो हम जब अभी वर्धमान का जब हम स्क्रीनिंग करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें आपको आपके काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नीचे जब आते हैं इस स्क्रीनर की वेबसाइट पे, तो यहीं पे एनुअल रिपोर्ट की लिंक भी होती है जो बीएसई को कंपनी सबमिट करती है या फिर एनएसई को करती है, अगर दोनों जगह लिस्टेड हो तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। हम यहाँ से भी जा सकते हैं उस कंपनी की रिपोर्ट निकालने के लिए, जो कि एनुअल रिपोर्ट होती है। फाइनेंशियल में जाके एनुअल रिपोर्ट देख सकते हैं। तो ये कंपनी ने हाल ही में 1 तारीख को यानी अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी, तो हम यहाँ से इसको डाउनलोड करके ओपन कर सकते हैं। क्योंकि अभी मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो हम इसी में से चेक कर लेंगे। तो जैसा हमें स्क्रीनिंग करने के लिए जो डेटा लगता है, उसे हम इंशाल्लाह स्क्रीन करने की कोशिश करेंगे इस रिपोर्ट से। तो हम कंपनी का अदर इनकम सर्च कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे, क्योंकि पीडीएफ है। पीडीएफ अगर रीडेबल होती है तो इसमें हम लोग इजीली सर्च कर सकते हैं कंपनी की डिटेल्स। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं यहाँ पे कि जो हमारी स्क्रीनिंग का प्रोसेस है वो मैनुअली है, क्योंकि ऑटो में ये सब चीजें नहीं आ पाती है। जैसे मैंने शुरू में भी बताया था कि हमें जब कैलकुलेशन करना है गैर शरई आमदनी का या फिर सूदी कर्जे का, तो इसके लिए हमें कंपनी का बैलेंस शीट स्टडी करना पड़ता है, नोट्स देखना पड़ता है। तो इसीलिए हमें इसको हम जो करते हैं मैनुअल प्रोसेस होता है। तो अभी हम जब देखेंगे इस कंपनी का जो डेटा है, हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, हम उसे यहाँ से निकालते हैं। तो ये आपके सामने एक कैलकुलेटर मौजूद है, बेसिक सा कैलकुलेटर है, कोई ज़्यादा
सब कैलकुलेटर नहीं है, इसमें सारे वैल्यूज दिए हुए हैं जो जो हमें लेने हैं, और हम इसको यहाँ पे से इस कंपनी की रिपोर्ट में से लेंगे इंशाल्लाह। तो जैसे ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो अभी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि साथ ही साथ उर्दू में भी इसको ट्रांसलेट करूँ, और अगर किसी को इस दरमियान में अगर कुछ डाउट आ जाए तो माइक अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा कैलकुलेशन के दौरान, क्योंकि लाइव कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग, तो अगर किसी को डाउट आता है तो वहीं पे क्लियर कर ले तो बेटर रहेगा इंशाल्लाह। तो अभी जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था स्लाइड में, जो रेवेन्यू या फिर आमदनी, ये वो पार्ट होता है, यानी कंपनी का ये जो रेवेन्यू है, ये वाला पार्ट, ये आमदनी होती है, कुल आमदनी बोलेंगे इसे। तो कुल आमदनी में दो पार्ट हो गए, एक उसके जो ऑपरेटिंग बिजनेस है, यानी जो उसका असल बिजनेस है वहां से आने वाली इनकम, और दूसरा जो पार्ट है वो अदर इनकम, यानी कोई दूसरे बेगर आमदनी बोलेंगे इसको। तो ये दो पार्ट यहाँ पे अभी सामने आप लोगों के मौजूद है। अभी इसके बाद जब हम अ, हमें जो जो वैल्यूज लेनी है इस कैलकुलेटर में यूज करने के लिए, तो टोटल रेवेन्यू लेना है हमें सबसे पहले, क्योंकि हमारी जो गैर शहरी आमदनी कैलकुलेट होगी वो टोटल रेवेन्यू से होगी। तो टोटल रेवेन्यू जो यानी टोटल इनकम, यानी कुल आमदनी जो कंपनी की है, वो ये है। तो हम इसे यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। ये हमारा हो गया कुल आमदनी का पार्ट। ठीक है, अब हम इसके बाद कंपनी के बैलेंस शीट में जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले देखिए मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं कि कैलकुलेशन करने के दौरान सबसे पहला जो रूल है वो रूल है बिजनेस चेक कंपनी का। तो हम बिजनेस जो चेक करेंगे, क्योंकि इस मीटिंग में हमें सिर्फ बैलेंस शीट से रिलेटेड ही बताना है, इसीलिए मैं डायरेक्टली वहां पे आ गया था, लेकिन मैं फिर भी रूल नंबर 1 के ताल्लुक से एक शॉर्ट में आप लोगों को बता देता हूँ कि कंपनी का बिजनेस जब भी आप लोगों को चेक करना है, जो कि उसका बुनियादी कारोबार क्या है उसके ताल्लुक से जब जानना है, तो कंपनी की असल जो उसकी वेबसाइट है वहां पे जाके हम लोग देखेंगे। अच्छा, एक चीज ये है कि स्क्रीनर की वेबसाइट पे जरूरी नहीं आप लोगों को उसकी प्रॉपर वेबसाइट मिले, तो बेहतर ये होगा कि हम लोग यहाँ पे जाके कंपनी का गूगल पे जाके उसका नाम डाल दें। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो वर्धमान का, यहाँ पे वर्धमान इंडिया फ्लावर्स, ये कंपनी की वेबसाइट आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, तो कंपनी का असल कारोबार जो है आप लोगों को उसकी वेबसाइट से, और दूसरा रिपोर्ट में भी कहाँ पे होता है मैं वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगा। तो यहाँ से आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कंपनी का असल कारोबार क्या है। अब हम चलते हैं कैलकुलेशन के पार्ट पे जो हम लोग कर रहे थे। तो हमने अभी टोटल रेवेन्यू जो कंपनी का कुल आमदनी था उसे लिया है। इसके बाद जो पार्ट आता है वो बैलेंस शीट में से हम लोग देखेंगे, जो वो होगा एसेट्स और लाइबिलिटीज का पार्ट। तो एसेट्स में कंपनी के पास यानी असासे जो है और जिम्मेदारियां, इसे हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो कंपनी के पास टोटल एसेट्स यानी कुल असासे कितने हैं, इसे हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से, और इसे यहाँ पे जो टोटल एसेट्स वाला हमारा पार्ट है ये यहाँ पे, इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अच्छा ये वैल्यूज लाख्स में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लाख में है, तो हम उस हिसाब से ही कैलकुलेशन करेंगे। अभी हम लोग स्क्रीनर की वेबसाइट पर अगर आके देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो यहाँ पे मौजूद है ये 431 करोड़ में है। तो हम इसको जब लाख में कन्वर्ट करेंगे तो दो जीरो हमें ऐड करना पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे जब मार्केट कैपिटलाइजेशन डाल रहे हैं तो 431 करोड़ था, तो हम उसमें दो जीरो और ऐड कर देते हैं, और ये हो गया उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की वैल्यू। अब कंपनी के टोटल एसेट्स हो गया, मार्केट कैप हो गया, हमने टोटल रेवेन्यू भी ले लिया। अब आते हैं हम इंटरेस्ट इनकम। ये इंटरेस्ट इनकम जो पार्ट है ये कंपनी के नोट्स में से हमें पता चलेगा। जो यहाँ पे आप लोगों को नोट नंबर दिख रहा है, नोट नंबर 2728, ये नोट से कंपनी की जो आमदनी है उसके डिटेल्स वहां पे मिलेगी। इसीलिए हमारे पास अभी इंटरेस्ट इनकम की वैल्यू यहाँ पे मौजूद नहीं होगी, इसे हम जीरो करके आगे बढ़ेंगे। कर्जा जो है अभी हम आम तौर पे इसे ले लेंगे एक कर्जे के तौर पे, लेकिन ये सूदी है या नहीं ये हम नोट नंबर 19 और नोट नंबर 22 में देखेंगे। तो हम पहले कर्जे को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और ये गूगल शीट है, यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला लगा के भी यूज कर सकते हैं। हो सकता है आप लोगों को थोड़ा इसमें दिक्कत है, लेकिन आसान है, कोई टफ चीज नहीं है। लेकिन यही चीज हमारे एप्लीकेशन में भी मौजूद है, तो इंशाल्लाह वैल्यूज आप लोग को दोनों जगह सेम मिलेगी। तो अभी हमने जैसे यहाँ पे 1620 लाख जो कि कंपनी की नॉन करंट लाइबिलिटीज हमने पहले भी जिक्र किया था इसके ताल्लुक से इस शीट में। मैं वो शीट को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, सॉरी स्लाइड को। ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटीज ये पार्ट है। ऐसी लीज
की जिम्मेदारी जो 12 माह से ज्यादा अरसे बाद अदा की जानी है। तो हमने यहाँ पे अभी नॉन करंट लाइबिलिटीज में से ही एक कर्जे को कैलकुलेशन के लिए लिया है जो कि 1620 लाख है। उसे यहाँ पे पेश किया और प्लस करके यानी उसे अब एडिशन कर रहे हैं। अब हम लोग करंट लाइबिलिटीज में जाएंगे। करंट लाइबिलिटीज क्या था वो यहाँ पे देखेंगे। ऐसी लीज की जिम्मेदारी जो अगले 12 माह के अंदर अदा की जानी हो। अब ये जो कर्जा है, ये करंट लाइबिलिटीज वाला, ये कर्जा कंपनी को 12 महीने के अंदर अदा करेंगे। ये वो कर्जे है और ये 12 महीने के बाद अदा करने वाले हैं। तो इसे भी हम अपने कैलकुलेशन में अभी ले लेंगे। ये सूदी है या नहीं है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये हम लोग को इस नोट नंबर 19 और नोट नंबर 22 जब हम पढ़ेंगे डिटेल्स में तो हमें इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि इस कर्जा सूदी है या गैर सूदी है। तो हम इसे अभी इंटर दबा देंगे तो ये हमारा कैलकुलेट करा हुआ वैल्यू यहाँ पे कर्जे में दिख जाएगी। अभी हमारे लिए हमारे पास एसेट्स, मार्केट कैपिटलाइजेशन और कर्जा यानी डेट, ये हो गया। अब हम आते हैं फिक्स्ड एसेट्स पे जो कि मुंजमद असासे होते हैं। फिक्स्ड एसेट्स के पार्ट में कंपनी का बैलेंस शीट पे हमको जाना पड़ेगा, सॉरी एसेट्स के पार्ट्स में जाना पड़ेगा। अभी हमने लाइबिलिटीज का पार्ट लिया था, अब हम एसेट्स के पार्ट्स में जाएंगे। एसेट्स के पार्ट्स में जाएंगे जब हम, तो यहाँ पे जो कंपनी का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यानी जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो जायदाद है कंपनी की, जो उसकी प्लांट है या फिर इक्विपमेंट यानी जो जैसे मोटर वगैरह हो गया, ये जो है कंपनी का, इसे यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो इसे हमें कैलकुलेट करना है। ये फिक्स एसेट्स के पार्ट्स में आता है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यहाँ पे आएगा फिक्स एसेट्स में। और उसके बाद हम देखेंगे और क्या वैल्यूज है। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ये पार्ट भी कंपनी का फिक्स एसेट में आ जाता है। तो इसे भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद हमें जो हम लोग कैलकुलेशन में लेते हैं वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इसको शॉर्ट फॉर्म में CWIP भी बोला जाता है। यानी कंपनी का जो काम, अगर कोई मान लीजिए कहीं पे कंपनी ने कोई जमीन खरीद ली और वहां पे अब उसका वेयर हाउस बनना शुरू हो गया, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस में आएगा। कंपनी का काम चालू है, ये वो पार्ट में आ जाएगा। तो इसे भी हमें फिक्स्ड एसेट्स में लेना है, तो हम इसे भी प्लस करके ऐड कर देंगे। इसके अलावा और कोई वैल्यूज इस रिपोर्ट में अभी नहीं है जो हमें फिक्स्ड एसेट्स यानी मुंजमद असासे में लेना हो। तो हम इसे कैलकुलेट करके अब इन्वेंट्रीज के पार्ट में जाएंगे। इन्वेंट्रीज यानी खाम माल जैसा, ये आप लोगों के सामने है। या कंपनी के जो रखा है खाम माल जो होता है कंपनी का, वो इन्वेंट्रीज के पार्ट में। तो यहाँ पे हम जो देखेंगे करंट एसेट्स में, तो करंट एसेट्स में यहाँ पे इन्वेंट्रीज का पार्ट होता है और इसे हमें इन्वेंट्रीज में लेना है। हम इसे यहाँ पे टेस्ट कर देंगे। तो मेरे को 1 मिनट दीजिए। तो हमने कंपनी का अभी इन्वेंट्रीज यानी खाम माल यहाँ पे जोड़ा है। इसके बाद आएगा कंपनी का गुडविल और इनटेंजिबल एसेट्स। गुडविल यानी जो उसकी शोहरत से मतलब जो मैंने जब बताया जो ब्रांड वैल्यू जो बोला था उसे कंपनी की, वो गुडविल में होगी। और वही असल में तो इंटेंजिबल पार्ट में होती है। तो हम वो इंटेंजिबल का ही एक पार्ट है, तो हम उसे अब देखेंगे इस रिपोर्ट में। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो कंपनी ने अदर इंटेंजिबल एसेट्स के नाम पे कुछ वैल्यू यहाँ पे दिखाई है। तो हम इसे कॉपी करके अपने कैलकुलेटर में पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये 1.58 है। वैल्यू पॉइंट के आगे की नहीं दिखा रही, बट यहाँ पे आप देख सकते हो 1.58 आप लोगों को दिखेगी। अब हम टोटल लाइबिलिटीज जो है, टोटल लाइबिलिटीज कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल लाइबिलिटीज कैलकुलेट करने का तरीका, अच्छा लाइबिलिटीज क्या है आप लोगों के सामने फिर से मैं स्लाइड को ओपन कर देता हूँ। और यहाँ पे आप देखेंगे टोटल लाइबिलिटीज इसमें कुल जिम्मेदारियाँ। ठीक है, तो कंपनी की जो जिम्मेदारी है, कुल जिम्मेदारी है, उसे हम कैलकुलेट करेंगे। वो कैलकुलेट करने के लिए हमें दोबारा लाइबिलिटीज वाले पार्ट में जाना पड़ेगा। तो कंपनी का यहाँ पे जो नॉन करंट लाइबिलिटीज है और जो करंट लाइबिलिटीज है, ये दोनों मिला के उसकी टोटल लाइबिलिटीज बनती है। तो हमने पहले नॉन करंट को कॉपी किया यहाँ से और इसे यहाँ पे
इक्वल्स टू लगा के हम पहले पेस्ट करेंगे, और उसके बाद वापस से रिपोर्ट में जाके करंट लाइबिलिटीज वाला पार्ट को हम लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, ये हो गया नॉन लाइबिलिटी टोटल लाइबिलिटीज वाला पार्ट। इसके बाद टोटल रेवेन्यू यानी जो अ, कुल आमदनी थी कंपनी की, उसे हमने पहले ही कैलकुलेट कर चुका है, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। जो कंपनी का 31,106 यानी 31,106 लाख जो उसकी इनकम थी, आमदनी थी, उसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया, यानी ऐड कर चुका है। अब हम आते हैं नॉन परमिसिबल इनकम और इंटरेस्ट इनकम जो हमें कैलकुलेट करना है। ये इसके लिए हमें नोट्स में जाना पड़ेगा। इसी तरीके से जब हम कंपनी का इन्वेस्टमेंट पार्ट देखेंगे, उसके लिए भी हमें नोट्स में ही जाना पड़ेगा। आप अगर सामने जैसा इस रिपोर्ट में देखें, तो फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, तो सरमायाकारी का ताल्लुक से कंपनी ने बताया है। लेकिन ये सरमायाकारी कहाँ पे है, कैसी है, इसे देखने के लिए हम नोट्स देखेंगे इंशाल्लाह। नोट्स में सारी वैल्यूज हमारी क्लियर हो। अब हम जब नीचे जाते हैं इस रिपोर्ट में, तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी देर बाद यहाँ पे उसके नोट्स स्टार्ट हो जाती है कंपनी की। ठीक है, तो ये कंपनी का टेढ़ा है, मैं इसको सीधा कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी। ये कंपनी का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यानी जो इसको जो कंपनी का प्लांट है या उसकी प्रॉपर्टी है या उस पर कोई ऐसी मशीनरी है, ये सब ताल्लुक से यहाँ पे डिटेल्स में दिया हुआ है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी भी लिखा हुआ है। अदर इक्विपमेंट, इक्विपमेंट मेरे वही मशीनरी टाइप का ही पार्ट होगा जैसे, या फिर कंपनी का कोई कंप्यूटर है, कंप्यूटर भी इस पूरे सेक्शन में कवर होगा। कंपनी के पास फर्नीचर है, ये सारी चीजें यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर आ जाती है। इसके बाद हम देखेंगे नोट नंबर 3, आगे बढ़ के देखेंगे हम, इसको भी सीधा कर देता हूँ मैं। ओके, कंपनी का इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ताल्लुक से भी यहाँ पे दिया है, जिसे हमने फिक्स एसेट्स में कैलकुलेट किया था। ओके, यानी किसी प्रॉपर्टी में कंपनी ने इन्वेस्ट किया है, वो भी उसके फिक्स एसेट्स में। और इसी तरीके से कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जैसे मैंने मिसाल के तौर पे आप लोगों को बताया था कि कंपनी का कभी तो कोई वेयरहाउस बन रहा है, अभी तैयार नहीं हुआ है, बन रहा है, तो वर्क इन प्रोग्रेस है, तो वो भी कंपनी के फिक्स एसेट्स में आ जाती है। अब हम चलते हैं जो नोट नंबर 3 है, कंपनी का सरमायाकारी देखेंगे वहाँ पे, जो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अब ये कंपनी की इन्वेस्टमेंट जब हम चेक करेंगे, तो इस कंपनी में एक ओसवाल इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज करके इस कंपनी में कुछ तकरीबन 0.09 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है। इसी तरीके से वीकेएन कलर स्पिन लिमिटेड, इस कंपनी में भी इसका जो वर्तमान है, इस कंपनी में यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट किया है। इसी तरीके से हम देखेंगे डीलक्स फैब्रिक्स में भी इसने इन्वेस्टमेंट किया है। अब यह कंपनी का कारोबार जायज है या नहीं है, इसे देखने के लिए हमें इस कंपनी की खुद की वेबसाइट को सर्च करना पड़ेगा। और आज के दौर में हम लोग बड़ी आसानी से गूगल पे आसानी से सर्च कर सकते हैं। सर्च करने का तरीका ये है कि हम इसे यहाँ पे सेलेक्ट करके, यहाँ से क्लिक करके हम लोग इस कंपनी के ताल्लुक से आसानी से ढूंढ सकते हैं। अभी ये ओसवाल इंडस्ट्रियल कंपनी जो है, उसके ताल्लुक से हम इस वेबसाइट पे जाएंगे और देखेंगे, तो हमें पता चलेगा ये जो कंपनी है, इसके प्रोडक्ट्स यहाँ पे आप लोगों को सारे दिख जाएंगे। जैसे कंपनी वॉल बनाने में इन्वॉल्व है, और ये वॉल जो पाइप्स वगैरह में लगते हैं या फिर दूसरे टाइप के होंगे, तो हम यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं इसे। तो क्योंकि ये कंपनी एक जायज कारोबार में मुलविस है, इन्वॉल्व है, तो इसीलिए इसका बिजनेस जायज है। तो ये कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट भी जो होगा, ये जायज होगा। अब ये क्योंकि ये कंपनी लिस्टेड नहीं है, इसीलिए हम इसके ताल्लुक से स्क्रीनिंग अगर है कि नहीं है, इस ताल्लुक से हम लोग नहीं देख पाएंगे। अब क्योंकि ये लिस्टेड नहीं है, इसीलिए हम इसमें इसके जो मेन बिजनेस है, हम इसको चेक करें। इसी तरीके से जैसा अभी हमने बटरफ्लाई वॉल जो सॉरी बटरफ्लाई बोला, ओसवाल कंपनी का हमने जो स्टेटस देखा, वो बिजनेस स्क्रीनिंग, मतलब इसका जो बिजनेस है वो देखा है। उसी तरीके से हम दूसरी कंपनी का भी देखेंगे कि वीकेएन कलर स्पिन लिमिटेड जो है, इसका बिजनेस क्या है। तो हम सिमिलरली उसी तरीके से गूगल में सर्च करेंगे और
यहाँ पे जाएंगे, तो ये तो आईटीआर वाली कंपनी है, लेकिन यहाँ पे हमको इस कंपनी के ताल्लुक से कुछ डिटेल्स मिलती है या नहीं, हम वो देख लेते हैं। तो कंपनी ये जो है, ये यहाँ पे हमें डिटेल्स मिल जाती है। ये कंपनी टेक्सटाइल में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से इसका ताल्लुक है। और इसी तरीके से और भी दूसरी कोई थर्ड पार्टी कंपनीज होती है जहाँ पे इन कंपनीज के ताल्लुक से डिटेल्स मौजूद होता है। खास तौर से जो कॉर्पोरेट एमसीए की वेबसाइट है, वहाँ पे भी उनके बारे में डिटेल्स में लिख जाएगी। अब ये जॉब अकाउंट करके एक वेबसाइट है, यहाँ पे भी उनके ताल्लुक से मिल जाएगा। तो इसी तरीके से हम बिजनेस को देख लेते हैं, कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उनका बिजनेस कैसा है उसको देखते हैं। तो अभी वीकेएम कलर स्किन, ये भी टेक्सटाइल बिजनेस से ताल्लुक रखने वाली कंपनी थी, इसीलिए इसका भी बिजनेस जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं डीलक्स फैब्रिक लिमिटेड। ये कंपनी को भी हम गूगल पे सर्च करके चेक करेंगे, तो यहाँ पे हमें इस कंपनी के ताल्लुक से भी एक मोटा मोटी एक इस कंपनी का असल बिजनेस पता चल जाएगा। तो ये कंपनी भी फैब्रिक्स यानी टेक्सटाइल के ही बिजनेस में इन्वॉल्व है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इस कंपनी का ये पार्ट हम लोग नहीं कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो हम देखेंगे फाइनेंशियल एसेट्स जो कि लोन्स के नाम पे है। तो कंपनी ने लोन दिया हुआ है, और आमतौर से जो लोन कंपनी देती है अपने एम्प्लॉय को या फिर किसी दूसरे पर्सन को दे देती है, और ये आमतौर से सूदी होता है। अगर ये गैर सूदी होता है तब तो कंपनी हमेशा अपनी रिपोर्ट में इसे मेंशन करती है। तो इस ताल्लुक से अभी हम लोग जो 10 लाख जो कंपनी ने दिया है लोन, उसे हम कैलकुलेट करेंगे अपने जो नॉन कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट है उसमें हम लोग लेंगे। क्योंकि कंपनी ने किसी को दिया है, तो एक टाइप का वो गलत सरमाया ही हो रहा है उसका। इससे कंपनी को एक इंटरेस्ट इनकम भी हासिल होगी। इसके बाद हम नीचे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स कंपनी के दिखेंगे, जिसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट करके दिया हुआ है, और सिक्योरिटी डिपॉजिट के अलावा फिक्स्ड डिपॉजिट दिया हुआ है। तो फिक्स्ड डिपॉजिट भी कंपनी जो आमतौर से अपना रखती है, वो कंपनी बैंकों में रखती है, और बैंक में ये इन्वेस्टमेंट करके उन्हें एक फिक्स्ड इनकम भी मिल जाती है फिक्स्ड डिपॉजिट करने से। तो इसी तरीके से ये भी क्योंकि गैर शरीर काम है, गैर शरीर सरमायाकारी है, तो इसे भी हम लोग अपने रूल नंबर 6 में कैलकुलेट करेंगे। उसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, तो कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स है, यानी जो उनके जो ट्रेड्स हुए कंपनी के जो आने वाले हैं, उसके ताल्लुक से। तो इसका हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कैलकुलेशन करने में, इस पार्ट से जो ट्रेड रिसीवेबल वाला पार्ट है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती हमें जब हम स्क्रीनिंग करते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद डिफर्ड टैक्स है। तो ऐसे कई टर्म्स आएंगे जो आप लोगों के सामने एनुअल रिपोर्ट में दिख जाएंगे, जिसकी मतलब हमारे को स्क्रीनिंग के टाइम ज़रूरत नहीं है। तो डिफर्ड टैक्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। इसके बाद कंपनी के जो नॉन करेंट एसेट्स है, उसे हम देखेंगे। जो कंपनी का अनसिक्योर्ड कंसीडर्ड गुड करके दिखाया है, तो ये नॉन करेंट मतलब जैसे हमने यहाँ पे दिखाया था, इस स्लाइड में हम जाते हैं, तो नॉन करेंट एसेट्स है, तो ऐसे एसेट्स है जो कंपनी 1 साल से ज्यादा अरसे तक इस्तेमाल करे, तो ये नॉन करेंट एसेट्स में आ जाता है। तो इसे भी हमें नहीं लेना। हम आगे बढ़ेंगे, तो कंपनी का इन्वेंट्रीज आ गया, जो इन्वेंट्रीज यानी काम माल वगैरह, तो ये हमने ऑलरेडी ले चुका है कैलकुलेशन में, जो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है 4376। अब हम और आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स है, और इसमें भी कोई ऐसी चीज नहीं है हमें जो लेना हो। अब नीचे आते हैं, तो कंपनी के कैश के ताल्लुक से यहाँ पे दिया हुआ है, जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, यानी जो कंपनी के पास कैश है या फिर कैश के तरीके की चीज हो, जैसे बैंक बैलेंस हो जाता है। तो कैश ऑन हैंड दिया है, जो कंपनी के पास उसको अगर मैं उर्दू में कन्वर्ट करूँ तो हाथ में मौजूदा कैश जो कंपनी के पास है वो इतना है, और कंपनी के करंट अकाउंट में जो बैलेंस है वो इतना है। तो इसमें भी कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो हमें अपनी स्क्रीनिंग के लिए लेना। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे
फिक्स डिपॉजिट वाला पार्ट वापस से आ गया। और ये फिक्स डिपॉजिट क्योंकि एक गलत सरमायाकारी होती है, तो इसे भी हम लोग अपने कैलकुलेशन में कंसीडर करेंगे। फिर दोबारा से ये, अच्छा जो लोन वाला पार्ट है ना, मैं दोबारा आप लोगों को याद दिलाने के लिए बता दूं। जो लोन वाला पार्ट होता है और एसेट्स में जो होता है, तो एसेट्स में जो लोन होता है ये कंपनी ने किसी को दिया हुआ है। और एक हम लोग आमतौर से, हमारे आमतौर से डे टू डे लाइफ में भी हम लोग लोन लोन बोलते हैं कि मेरे को लोन चाहिए। तो लोन का मतलब कर्ज होता है। तो कर्ज जब एसेट्स के पार्ट में आएगा, यानी असासे के पार्ट में आएगा, तो कंपनी ने किसी को दिया है। और जो कर्जा होता है जो कंपनी लेती है, वो कर्जा बोरोइंग करके वो लाइबिलिटीज यानी जिम्मे जो कंपनी के ऊपर जिम्मेदारियां है उसके पार्ट में आ जाएगा। तो अभी हम लोग एसेट्स के पार्ट में कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो लोन दिखेगा, ये लोन कंपनी ने किसी को दिया है। जैसे यहाँ पे लिख के आ रहा है कि लोन्स टू एम्प्लॉयज, तो कंपनी ने कर्ज एम्प्लॉय को दिया हुआ है। अब ये जो लोन है इसे भी हम लोग रूल नंबर 6 में हमारे कैलकुलेट करते हैं। तो हम इसको यहाँ पे भी ले लेंगे। अच्छा, कोई कर्जा ऐसा भी होता है कंपनी बिना सूद के देती, तो उसको कंपनी क्लियरली अपनी रिपोर्ट में मेंशन करती है। इसके बाद जो फाइनेंशियल एसेट्स में दिखेगा, ये इंटरेस्ट रिसीवेबल है। ये अभी कंपनी के पास आया नहीं है, ये आने वाला है। तो इसकी भी हमें कैलकुलेशन के लिए अभी फिलहाल जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, उसमें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये कंपनी के पास आया नहीं। फिर करंट टैक्स एसेट्स है, इसकी भी हमें जरूरत नहीं पड़ती स्क्रीनिंग करने के दौरान। और अदर करंट एसेट्स में भी कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो हमें, अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक टर्म आपको दिखेगा एडवांस टू इंटरेस्ट। तो एडवांस एक अलग पार्ट हो जाता है, लोन एक अलग पार्ट है। हालांकि देखा जाए तो दोनों ही एक टाइप से कंपनी ने कर्ज ही दिया है अपने एम्प्लॉय को, लेकिन ये कर्ज जो होता है ये सीधी कर्ज में आ जाता है जो कंपनी ने दिया है। और इसी तरीके से जो एडवांस होता है ये कंपनी सूदी नहीं देती है, गैर सूदी होता है। तो कंपनी एडवांस जब दे रही है तो गैर सूदी पार्ट में आएगी। अब हम नीचे आएंगे तो कंपनी के पास कुछ ऐसे भी एसेट्स है जो सेल के लिए रखा हुआ है कंपनी ने, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब इसके नीचे जब हम आएंगे तो यहाँ पे कंपनी का जो इक्विटी शेयर कैपिटल जो लिखा है, यानी कंपनी के पास कितने शेयर है जो उसने इशू किया हुआ है, जो दिया हुआ है। ओके, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे मौजूद होती है। अब और नीचे हम आएंगे तो यहाँ पे कंपनी के सारे प्रोमोटर्स और जो उनके इन्वेस्टर्स है उनके नाम रहते हैं। इसके बाद ये अदर इक्विटी वाला पार्ट है, इसे भी हमको जरूरत नहीं है इसकी भी कैलकुलेशन करने के लिए। अब जो हमारे पास टर्म है, अच्छा अब हम लाइबिलिटी वाले पार्ट में आ चुके, ठीक है। इक्विटी से पहले ये जो पार्ट गया अभी ऊपर हमारे, ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल गया है, इसके ऊपर का जो पार्ट था ये पूरा एसेट्स के पार्ट में था, जो असासों में था। अब हम लाइबिलिटी के पार्ट में आ रहे हैं। तो लाइबिलिटीज में ही जो कंपनी ने जो लिया है कर्जा, उसके ताल्लुक से यहाँ पे डिटेल्स में सारी मौजूद होते हैं। तो अभी कंपनी ने एक सिक्योर्ड लोन लिया है 4,950 लाख रुपए का। तो हम जब, अच्छा हमारा ये इन्वेस्टमेंट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, तो हम इस पे इंटर दबा के इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये 3,900 अभी हम लोग जो कंपनी का कर्ज है उस पे अब आ रहे हैं। तो ये कंपनी ने 4,950 रुपए का कर्जा लिया है, जो यहाँ पे आप देखेंगे कि नोट नंबर 22 में 3,329 लाख रुपए का कर्जा वहां पे दिखा है, इसीलिए उसको माइनस कर दिया। तो ये कर्जा टोटल जो बच रहा है वो 1,620 लाख रुपए का बच रहा है, जो कि हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे जब हम कर्जा कैलकुलेट कर रहे थे तो यहाँ पे लिया था 1,620 लाख रुपए का। तो ये 1,620 लाख कंपनी ने जो लिया है वो फिनिक्स आर्क करके कोई है, उनसे लिया है कर्जा। तो अब हम इसकी डिटेल्स में जब जाएंगे तो यहाँ पे नीचे यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं कि रिफर नोट A to D बिलो, यानी नीचे नोट दिया हुआ है, इस नोट को पढ़े। तो जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया था, ये सारी डिटेल्स आप लोगों को क्वार्टरली रिपोर्ट या फिर हाफ ईयरली रिपोर्ट में नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप जाते हैं एनुअल रिपोर्ट में, जो कि डिटेल रिपोर्ट भी होती है, उसमें जब जाते हैं तो वहां पे आप लोगों को ये डिटेल्स मौजूद मिलेगी। तो हम नीचे जब आएंगे
तो यहाँ पे हमें दिखेगा कि इस कंपनी को इस कर्जे पे सूद भी देना पड़ रहा है, यानी जो इंटरेस्ट होता है। ठीक है, ये फिनिक्स एआर करके जो थी एआरसी, इस कंपनी से इसने जो लोन लिया है, जो कर्जा लिया है, उस कर्जे पे इस कंपनी को सूद भी देना पड़ रहा है। इसी वजह से हम जब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इसको हमने कंसीडर कर लिया अपने कैलकुलेशन में। अब हम नीचे आएंगे। अच्छा, यहाँ पे सारी नोट्स मौजूद है, तो इसको आप देख सकते हैं, इसके ताल्लुक से भी पढ़ सकते हैं। जैसा यहाँ पे मौजूद है कि आप फिनिक्स आर्क से जो कर्जा लिया है उसमें, वो नोट में देख सकते हैं। तो ये काफी डिटेल्स में लिखा होता है, तो इसको पढ़ के हम लोग चेक कर सकते हैं। लेकिन हमारे को जो असल चीज चाहिए थी वो हमें यहीं पे मिल गई कि कंपनी ने जो ये कर्जा लिया है वो एक सूदी कर्जा है। वो वैल्यू हमको यहीं पे पता चल गई। अब हम, अच्छा, ये वैल्यू 1620 लाख रुपए की है। ठीक है, अब हम नीचे आएंगे तो नीचे हमको प्रोविजन दिखेगा जिसकी हमें जरूरत नहीं है कोई कैलकुलेशन करने की। इसी तरीके से अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज पार्ट है, इसकी भी हमें कोई जरूरत नहीं है कैलकुलेशन करने की। इसके बाद हम आएंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में यहाँ पे जो करंट मैच्योरिटीज थी, जो नोट नंबर 19 में ऑलरेडी अभी हमने देखा था, यहाँ पे मेंशन किया होता कि 22 नंबर नोट में इस वैल्यूज को लिया जाएगा। ये मैच्योरिटी है जो कंपनी को पे करना होता है, ये भी कर्ज के ही पार्ट में आ जाता है। और ये 3329 लाख रुपए का कर्ज जो है वो यहाँ पे आप लोगों को नोट नंबर 22 में दिख जाएगा। इसी के साथ साथ इसी के साथ साथ कंपनी के पास कुछ ऐसे कर्जे हैं जो रिलेटेड पार्टी की तरफ से भी है। वो कर्जा 15 लाख रुपए का है। इसके ताल्लुक से कोई डिटेल्स यहाँ पे मौजूद नहीं है। डायरेक्टली एक दूसरी रिपोर्ट आ जाती है, दूसरा नोट आ जाता है जो ट्रेड पेपर्स का है। तो हम आगे बढ़ेंगे और कर्जा जो रिलेटेड पार्टी से आया है वो सूदी है कि नहीं, इसको भी हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। वो कैसे करते हैं उसके ताल्लुक से भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि कुछ टर्म्स होते हैं जो मखसूस है कंपनी की, जो रिपोर्ट होती है उसमें से हम लोग आसानी से सर्च करके निकाल सकते हैं। अब हम धीरे धीरे नीचे आएंगे तो नीचे भी हमें इस पार्ट की भी कोई ज़रूरत नहीं है स्क्रीनिंग करने के टाइम पे। इसी तरीके से हम जो करंट लाइबिलिटीज है इसे भी हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें स्क्रीनिंग के लिए लेनी है। अब हम आते हैं कंपनी के कारोबार वाले पार्ट में, कारोबार से आने वाली आमदनी के पार्ट में। तो इस अ, हिस्से में हम देखेंगे कि कंपनी ने ये जो वर्तमान पॉलिटेक्स करके कंपनी है, इसने अपनी डिटेल्स काफी अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है ये रेवेन्यू के पार्ट में। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कंपनी ने यार्न करके जो प्रोडक्ट होता है उसके सेल्स से कंपनी ने कितना कमाया है वो यहाँ पे दिख गया है। गारमेंट्स जो कंपनी यानी कपड़े वगैरह बना के जो बेचती है उससे कितना मिला। कंपनी का वेस्ट प्रोडक्ट जो बन रहा है, जैसे कपड़े बनाने में धागे खराब हो गए तो वो एक वेस्ट हो जाता है, तो इसी तरीके से और भी कुछ वेस्ट होगा, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट से या वेस्ट के सेल करने से जो इनकम हुई है वो कितनी आई है। इसी तरीके से ट्रेडिंग गुड्स यानी टेक्सटाइल वगैरह से जो है उसकी कितनी इनकम आई है। जॉब चार्जेस इनकम, ये सारी डिटेल्स कंपनी ने यहाँ पे डिटेल्स में बताई हुई है। तो ये इसकी ऑपरेटिंग इनकम है। और जो हमने जो कैलकुलेट किया है वो टोटल इनकम है, जिसमें ऑपरेटिंग प्लस अदर इनकम दोनों आ जाती है। ठीक है, तो हम, क्योंकि हमको जब कैलकुलेशन करना है रूल नंबर 2, हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से जो रूल नंबर 2 है वो गैर शरई आमदनी के कैलकुलेशन से है, ताल्लुक रखता है। तो उसमें जो डिनोमिनेटर यानी जो नीचे वाले पार्ट में आता है वो टोटल रेवेन्यू होता है। ऊपर जो आएगा वो गैर शरई आमदनी आएगी और नीचे टोटल रेवेन्यू होगा। तो हम कंपनी का इंटरेस्ट इनकम कितना है वो सामने आपको यहाँ पे क्लियरली आप लोगों को दिख गया है। तो इसे हम डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे, कॉपी करेंगे यहाँ पे, और जो कंपनी का ये इंटरेस्ट इनकम वाला पार्ट था ये शीट में यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। इसी तरीके से कंपनी के पास कोई दूसरी अगर इनकम आ रही हो जो कि गैर शरई हो तो उसे हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे दूसरी कोई इनकम ऐसी यहाँ पे नजर नहीं आ रही है जो कंपनी की गैर शरई हो, इसीलिए हम इसमें अब आगे बढ़ जाएंगे। तो हमारे पास अब जो अदर नॉन परमिसिबल इनकम का भी एक जो पार्ट था वो अब हमारे लिए जीरो है।
क्योंकि वहाँ पे कंपनी का कोई ऐसी आमदनी हमें इस रिपोर्ट से जाहिर नहीं हुई जो कि गैर शरई। अब जो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि कंपनी के पास जो ये कर्जा जो है कंपनी ने जो लिया है 15 लाख का रिलेटेड पार्टी से, ये इंटरेस्ट फ्री है या नहीं है, उसको देखने के लिए हम लोग पीडीएफ में ही इंटरेस्ट फ्री करके एक टर्म से सर्च करेंगे। और आम तौर से हमने जो अब तक का जो हमारा एक्सपीरियंस भी है अल्हम्दुलिल्लाह का कई सालों का हो, कि हम स्क्रीनिंग जब करते हैं तो हमें ये सारी वैल्यूज सर्च करने से बड़े आसानी से मिल जाती है। या तो फिर कंपनी इंटरेस्ट फ्री दिखाएगी या फिर विदाउट इंटरेस्ट दिखाती है। हम विदाउट इंटरेस्ट से भी सर्च कर लेंगे, लेकिन कंपनी का कोई पार्ट ऐसा नहीं, ये रिपोर्ट में कोई पार्ट ऐसा नहीं है जिसमें इस ताल्लुक से भी कुछ दिया हो डिटेल्स। इसी वजह से हमें इस पार्ट को भी सूदी कर्ज मान के इसे कैलकुलेट करना होगा। तो इस तरीके से हमारा ये कैलकुलेशन बनता है और वैल्यूज आप लोगों को सामने यहाँ पे दिख गई। तो इस तरीके से मैंने एक कंपनी को एनुअल रिपोर्ट के बेस पे आप लोगों के सामने कैलकुलेट करके बताया है। और वजह भी आप लोगों को बता दी कि क्यों इसे कैलकुलेट करना है इस बेस पे, क्योंकि हमारे पास जो डिटेल रिपोर्ट होती है वो एक एनुअल रिपोर्ट की ही शक्ल में मौजूद होती है, जो हर कंपनी सेबी को और स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करती है। अब वो कभी भी करती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो मार्च के बाद ही सबमिट करे, सॉरी मार्च एंड होते ही सबमिट करे। अक्सर कंपनी अगस्त सितंबर के टाइम पे ही ये डिटेल रिपोर्ट सबमिट करती है, अक्सर कंपनी। तो हमें हमें जो स्क्रीनिंग करना होता है इस डिटेल रिपोर्ट को ही बेस पे करना होता है। तो मैंने अभी जस्ट आपके सामने एक कंपनी को स्क्रीन करके आप लोगों के सामने रखा है। जी माशाल्लाह, जजाकल्लाह। जी 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 उबैद साहब, अब आप जी थोड़ा कैमरा ऑन करके एक ग्रुप फोटो ले लें। जी ठीक है। सबके एक ग्रुप फोटो ले लें। और हम चाहते हैं कि मैं इंशाल्लाह और इसको आगे बढ़ाएंगे, ताकि उलमा इस फील्ड में आए। पहली मर्तबा में तो पूरी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन धीरे 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 जब हमने सफ़र शुरू किया था कुछ भी नहीं समझ में आता था, लेकिन अल्लाह का फजल है इसी में लगे रहे तब जाके कुछ चीज़ें समझ में आई हैं। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला और भी आगे रहेगा, आगे जारी रहेगा। आप हजरात से भी ताउन की उम्मीद है, हमारे तरफ से भी जो ताउन होगा तो वो भी हम करेंगे इंशाल्लाह। एक फ़ोटो ले लें हाँ हजरत। लैपटॉप पे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, कोई बात नहीं। हाँ हाँ हाँ, बस उतना उतना ले लें बस। एक हो गया, मैं अब इसके साथ आपको शेयर कर देता हूँ ये। जी जी जी, ठीक है ठीक है। तो इंशाल्लाह वो जो कल का प्रोग्राम है उसकी डिटेल्स में आपको भेजता हूँ मैं। जी जी इंशाल्लाह कल दोपहर में ही होगा वो, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। तो आप हजरात अगर जुड़ना चाहें तो इंशाल्लाह ओपन रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है, जजाकल्लाह। तो इसको ख़त्म करने से पहले हमारे जावेद साहब है ना, मुख्तसर दुआ करेंगे इंशाल्लाह। जी जी। जी मुख्तसर करने। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक रब्बना व तआलैता या ज़ल जलालि वल इकराम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियह व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न हलालन तय्यिबन वासिअन मुबारका वक़ल्बन ख़ाशिअन व अमलन मुतक़ब्बला व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जजाकल्लाह।